हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में एक बार फिर से। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज हमारा ये डे 2 है जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है देखेंगे, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और कौन से एग्जाम में? जैसा कि आप सबों को पता है कि सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कंटेंट जो है आपको एग्जाम में एक अच्छी सफलता दिला सके। चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज के क्लास में। सबसे पहले अगर हम आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा क्लास, ये जो वीडियो होने वाला है ये विथ डिटेल डिस्कशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे द एक्सेस ऑफ असेट। असेट का मतलब हो गया पूंजी, यानी यदि आपकी पूंजी अधिक है किससे? आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व से ज्यादा है, यानी असेट अगर ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, तो नॉन ट्रेडिंग उसे यानी एनपीओ उसे क्या मानता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर असेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, सपोज करो ये 100 है और अगर ये 30 है, तो जो 70 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ना, हम उसे कैपिटल फंड के नाम से इस चैप्टर में जानते हैं उसको। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो उन्हीं चीजों को आप सिर्फ बेस मान लो और वैसे ही फॉर्मूला आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर लोगे तो उस बेस पे निकल जाएगा। तो ध्यान रखना क्लास कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम कैपिटल को कैपिटल नहीं बल्कि कैपिटल फंड कहते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड, यानी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से इनकम आय का साधन कौन सा नहीं है? देखो तो, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा किसी एनपीओ के लिए आय का साधन है, आपको ढूंढना है नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। डोनेशन दान, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दान लेता है, ये इसके इनकम का साधन है, तो ये नहीं होगा। सेल ऑफ टिकट, जैसे कि अगर आप एक क्लब है ना, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब हो या क्रिकेट क्लब हो, तो वो एनपीओ में आता है। तो स्पोर्ट्स क्लब या क्रिकेट क्लब जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम टिकट बेच के पैसा अर्न करता है, मतलब ये इसके इनकम का सोर्स है। इसका मतलब है कि नहीं होने का साधन कौन सा हो सकता है? इंडोमेंट फंड। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लेन देन हम लिखते हैं वो किस प्रकार के लेन देन को उसमें लिखा जाता है? देखो तो, कल ही हमने कहा था आपसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से इनकम को? तो ध्यान रखना, करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। कौन से ईयर को? करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लिखा जाता है, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को, लेकिन वो करंट ईयर का होना चाहिए। और किस नेचर का हो? तो वो
रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर का मतलब हमने कल ही आपसे कहा था कि जो बार बार होने वाला इनकम या एक्सपेंसेस हो, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस अकाउंट में हम करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को लिखेंगे, और करंट ईयर के कौन से इनकम एक्सपेंसेस जो रेकरिंग नेचर के हों, सिर्फ हम उन्हें ही इस जगह पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा, रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे 4 पे आते हैं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइस फंड, प्राइस फंड फोकस कीजिएगा, इज शोन इन, इनकम हो या एक्सपेंसेस, वो प्राइस फंड से रिलेटेड आइटम को हम कहां लिखते हैं। क्लास ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का फंड अगर है तो उसके लिए हमने स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ा है। अगर फंड का बैलेंस पॉजिटिव बचता है, चाहे वो कोई भी फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, कौन सा फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो या इंडोमेंट फंड हो या क्रिकेट मैच फंड हो, कुछ भी हो, कोई भी फंड हो अगर, तो क्लास बहुत अच्छा थ्योरी बता रहा हूं, फंड अगर लिखा है और वो फंड अगर पॉजिटिव है तो इस केस में हम उसे रिकॉर्ड कहां करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया, तो उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर फंड, यही फंड अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना कि 100 रुपए का अगर फंड अगर था हमारे पास तो 110 रुपया खर्च हो गया, इसका मतलब है फंड तो बचा ही नहीं, ये कह सकते हो आप, है ना। ध्यान से सुनना, अगर फंड 100 रुपए का था, उसमें से 80 रुपया फंड हमने यूज कर लिया, तो 20 रुपीज अभी भी आपके पास फंड बचा हुआ है ना, तो इस केस में ये फंड आप कहां रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। कौन सी साइड, तो फंड हमेशा लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट के कौन सी साइड में रिकॉर्ड करोगे आप इसको, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर फंड 100 रुपए का था और 110 रुपए हमने खर्च कर दिए, इसका मतलब है कि 100 रुपया का फंड था, उसमें 110 जो आपने खर्च किया, इसका मतलब है कि जो 100 रुपए का फंड था ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया, और उसके ऊपर हमने 10 रुपया एक्स्ट्रा फंड खर्च किया ना, इसका मतलब है कि आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। तब उस केस में आप उसे क्या मानोगे, एक्सपेंसेस मानोगे। तो शॉर्ट थ्योरी में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी फंड हो, अगर वो पॉजिटिव बच रहा है, पॉजिटिव रहता है, तो हम उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ट्रीट करेंगे, और फंड अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में हम उसे एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड। अब इसमें कुछ तो बोला नहीं गया, तो प्राइस रिलेटेड फंड हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, दैट मींस हम फेवरेबल लेके चलेंगे, बैलेंस नेगेटिव अपनी मन से क्यों मानोगे तुम आप। तो इसका मतलब है कि इनमें से देखो तो सुटेबल कौन सा हो रहा है, तो इसका अगर आप राइट आंसर पकड़ोगे 1 2 3 4 में से, तो इसका राइट आंसर आपको क्या दिख रहा है 4 का, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे किसके, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन। ध्यान रखिएगा, यहां पे सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, चंदा है,
और आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे तो कॉमन इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जबरदस्त। लेकिन हमारे कॉमर्स में जबरदस्त चंदा तो नहीं हो सकता ना। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसे उधारी भी होता है, उधार बाकी लगा दिया मतलब आउटस्टैंडिंग। लेकिन इसके साथ वाले को देखो कि क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन में कभी उधार बाकी नहीं लगा सकते, है ना। तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, हिंदी पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब कि चंदा जो मुझे मिलना था अभी तक मिला नहीं है। इसका मतलब है कि इनकम जो हमने अर्न कर लिया है, यानी कमाई जो हमने कर ली, बट नॉट रिसीव्ड, यानी आमदनी जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। दैट मीन्स मिलने वाला है। तो आप ही सोचो ना, पैसा अगर किसी को देना पड़ेगा, बोझ है तो लायबिलिटी, और कमा लिया तो ऑब्वियसली उसका उल्टा किसी से लेना है, तो देना पड़ेगा तो लायबिलिटी, और अगर लेना है तो वो क्या होगा? असेट ही तो होगा ना। तो देखो तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? असेट साइड ऑफ, है ना, बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहां लिखोगे? तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया इसका राइट आंसर 5 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय, बार बार हम लोगों ने पढ़ा, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? एनजीओ तैयार करती है। तो जब एनजीओ तैयार कर रही है तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली इंडिकेट, ध्यान रखिएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। यानी कितना पैसा आपके पास आया और आपने कितना खर्च किया, ये इसे इंडिकेट करता है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस अकाउंट को बनाने के बाद जो पैसा बच गया बैलेंस में, है ना, तो आप उसे क्या कहोगे? कैश बैलेंस। यानी 100 रुपए अगर मेरे पास आया है, जिसमें से हमने 80 रुपए अगर खर्च कर दिए, एक्सपेंसेस अगर है, दैट मीन्स कि 20 रुपीज क्या हो गया आपके पास? ये कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, बच गया। और यही चीज अगर माइनस में आ जाए तो हम इसे बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम उसे क्या मानेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम उसे कैश बैलेंस कहेंगे, और यही चीज अगर -20 माइनस में आ जाता, यानी जितना मेरा पैसा आया ही नहीं उससे ज्यादा खर्च हो गया, तो भाई ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि 100 रुपए आया और 120 रुपए आपने खर्च कर दिए। तो 20 रुपीज जो सरप्लस एक्सपेंस हुआ वो आप कहां से रिकॉर्ड करोगे? तो आप उसे क्या मान के चलोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट मान के चलोगे। क्या रीजन है? तो जितना पैसा आपके पास आया है, खर्च आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कैसे करोगे भाई? 100 रुपए आपके जेब में है, आप बताओ ना 110 रुपए कैसे खर्च करोगे? पॉसिबल तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि 10 रुपए की उधारी हमने किसी से ली। तो ये माइनस में अगर आ जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस में आ जाए तो समझना कि ये कैश बैलेंस को दिखाता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर इसका होगा बी, यानी कि कैश बैलेंस। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ में मिलने वाला एक फीस है। सपोज करो
एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल। किसी लाइब्रेरी में हमने फीस दी, लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम पे, यानी एक बारी हमने इस लाइब्रेरी को लाइफ मेंबरशिप फीस दी और इस फीस की वजह से मैं उस लाइब्रेरी का मेंबर बन जाऊंगा। कब तक? पूरी लाइफ के लिए। क्या यह लाइब्रेरी इस बंदे से लाइफ में दोबारा मंथली कभी कोई फीस मांग सकता है क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम पे नहीं ना। मतलब लाइफ में कितनी बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, बार बार होने वाला इनकम, यानी अगर ये लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी के लिए ये फीस बार बार होने वाला इनकम नहीं है, तो ये रेवेन्यू तो नहीं हो सकता। एक बार मिलने वाला फीस है तो ये क्या होगा? कैपिटल नेचर का इनकम माना जाएगा। कैपिटल नेचर के जितने भी इनकम होंगे वो हमेशा ट्रीट कहां से होंगे? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करोगे आप? लायबिलिटी साइड उसको रिकॉर्ड करोगे। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर ढूंढेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम रिकॉर्ड करते हैं, कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ में सिर्फ एक बारी मिलता है और ये रेकरिंग नेचर का आइटम नहीं होता। ये कैपिटल नेचर का इनकम और एक्सपेंस होगा और कैपिटल नेचर के इनकम को हम रिकॉर्ड कहां करेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और कैपिटल नेचर का अगर एक्सपेंस नहीं है ना, सॉरी, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस अगर है तो वो असेट साइड रिकॉर्ड होगा और कैपिटल नेचर के इनकम को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस पे बहुत ज्यादा बहस करना नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है इनमें से? तो क्लास ये एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिप्लेसमेंट में तैयार होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। ये तो याद करने वाली चीजें हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। वसीहत को आप मानते हो, वसीहत आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वसीहत क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये एक प्रकार की क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है? ये क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी है। 11 नंबर देखो, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज। अब भी हमने पढ़ा है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ में एक बार मिलेगा, इसलिए हमेशा कौन सा रिसिप्ट होता है? तो हम इसे हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि हम इसे कौन सा रिसिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं? तो हम इसे कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होंगे वो हमेशा याद रखिएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आप उसको रिकॉर्ड करोगे। और अगर ये रिसिप्ट ना होकर अगर ये एक्सपेंसेस होता, अगर ये खर्च होता, यानी कैपिटल नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक बार होने वाला जितना भी खर्चा होता है, वो हमेशा कहां रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है। अगर आपको खर्च दे दिया, कैपिटल रिसिप्ट अगर लिखा है तो लायबिलिटी, कैपिटल अगर यहां पे एक्सपेंसेस हो गया तो यही चीज कहां होगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। चलिए देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर, फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेनियम इज पेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑनोरेनियम, मानदेय। मानदेय, ऑनोरेनियम जब आप पे करते हो तो जस्ट लाइक अगर आप इंप्लॉय हो तो सैलरी पे करोगे ना, सर इंप्लॉयर हो तो ये रेकरिंग नेचर का क्या है? आपका एक्सपेंसेस है, एक तरह का जो बार बार होने वाला खर्च है। तो ऐसे चीजों को आप क्या मान के चलोगे? तो 12 नंबर का आप सोचो ना, हमने क्या कहा कि आपको बार बार होने वाला खर्चा, आप खर्चा कहां से रिकॉर्ड करते हो? तो ये एक प्रकार का क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेस माना जाता है। हमने पहले भी देख चुका है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एंट्रेंस फीस
अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। एंट्रेंस फी को आप क्या मानोगे, है ना। कहता आपसे यदि स्पष्ट कुछ ना दिया हो, मतलब एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर है कि रेकरिंग नेचर है, कुछ भी नहीं दिया गया, कोई हिंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एंट्रेंस फीस को माना जाएगा। एंट्रेंस फीस को इनमें से आप क्या मानोगे। क्लास ध्यान रखना, अगर सब्सक्रिप्शन भी हो या कोई भी आइटम हो, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया तो हमेशा हम उसे कौन सा मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का आइटम मानेंगे, उसे रेवेन्यू नेचर के आइटम को रखेंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस में हो चाहे वो इनकम में हो। यानी किसी भी प्रकार का इनकम या किसी भी प्रकार का एक्सपेंस स्पेशली अगर लिखा नहीं है तो हम उसे रेकरिंग नेचर के इनकम या रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस में ही ट्रीट करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो गया बी। 40 नंबर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर। ये तो बार बार हमने देख लिया है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या तैयार करता है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट कौन तैयार करता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कौन करेगा, जब आप एक कंपनी हो, फर्म हो, तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे ना 11th क्लास में। तो एनपीओ और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कब से बनाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ट्रेडिंग अकाउंट तो हो नहीं सकता। अब ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ ये वो अकाउंट है जो हम तैयार कर सकते हैं, बाकी फिर दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले आपका बनेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आप तैयार करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा आप तैयार करते हो बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हैं जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैयार करते हैं, एनपीओ के अंदर तैयार करते हैं। तो इन तीनों में से देख लो। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह कुछ रिसीप एंड पेमेंट बिठा दे, किसी जगह पे बैलेंस शीट लगा दे, तो कंसेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से बदला जाए तो आंसर तो आप परफेक्ट कर ही आओगे, ये दावा कहता हूं मैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। हर प्रकार के रिसीप्ट जो कैपिटल नेचर के हैं, हमने अभी ही बताया था आपको 1 2 3 क्वेश्चन पहले, कि कोई भी रिसीप्ट जो कैपिटल नेचर का हो, यानी कैपिटल नेचर के इनकम को और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सिंपल फंडा, कैपिटल नेचर मतलब होता है बार बार नहीं, एक बार होने वाला खर्च या एक बार होने वाला इनकम। तो कोई भी ऐसा इनकम जो एक बार हुआ दोबारा रिपीट होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सपेंसेस में कैपिटल नेचर मतलब खर्च तो हमने किया लेकिन दोबारा नहीं करूंगा, या दोबारा होगा भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा कब रिपीट करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, जनरली कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने किसी असेट को परचेज करने में खर्च किया, जैसे टेबल खरीदा, बिल्डिंग बना लिया, फर्नीचर खरीद लिया, इस तरह की चीजों, मशीनरी खरीद ली, कंप्यूटर्स खरीद लिया, तो हम इसे कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बोलते हैं। और कैपिटल नेचर का जितना भी खर्चा करोगे वो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, असेट को बढ़ाएगा, संपत्ति को बढ़ाएगा। तो जब भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा आप उसे एक असेट साइड में लिखोगे, कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। और जब कैपिटल नेचर का इनकम होगा तो ऑब्वियसली आप उसको कहां लिखोगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। तो ये दो कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ ताकि आपका थ्योरी क्लियर रहे, ताकि कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक सारे एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाओ। क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट बनाते चलो।
इसका मतलब है कि इसका सही आंसर आप देखो क्या होगा, रिसीप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आइटम, यानी कैपिटल नेचर के रिसीप्ट को हम कहां लिखते हैं, तो कैपिटल नेचर का रिसीप्ट मतलब होता है इनकम, तो कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। देखो तो ये रहा, सिर्फ इसमें लिखा बैलेंस शीट, तो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट ही होगा, बैलेंस शीट होगा, भले लायबिलिटी साइड होगा। अब इसमें क्वेश्चन आगे पीछे दे सकता था, बैलेंस शीट का असेट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ऐसा करके भी दे सकता था। चलो जो भी है, बहरहाल इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा, ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक अलाभकारी संस्था इनमें से कौन सी है। टाटा स्टील ये कंपनी है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट लॉस कमाना है। जेट एयरवेज नहीं हो सकता, एयर इंडिया भी नहीं हो सकती, ये बिहार एकेडमिक काउंसिल, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। शुरू से हमने कहा है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के सभी रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के रेकरिंग नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो पैसा पे हो या पेबल, रिसीव्ड हो या रिसीवेबल, लेकिन करंट ईयर के रेकरिंग नेचर को लिखा जाता है। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ऑल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, सारे इनकम और सारे रिसीप्ट को हम इस पे लिखेंगे, है ना। तो सारे कैश रिसीप्ट और सारे कैश पेमेंट को, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। फिर कहता है ऑल क्रेडिट रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये भी लिखा जाएगा, बस करंट ईयर का होना चाहिए, है ना। हमने क्या बोला कि रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों रिकॉर्ड होना, पेड और पेबल दोनों ही रिकॉर्ड होना, बस सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि वो करंट ईयर का हो, आगे पीछे का ना हो, अगले साल का पिछले साल का ना हो, सिर्फ करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। हाँ, किसी ने पैसा दे दिया लिखो, दे देगा तो लिखो, खर्च कर दिए तो रिकॉर्ड करो, अरे भाई दे दूंगा इस साल का है ना तो रिकॉर्ड करो, बस आगे पीछे का रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये भी होगा, मतलब इसके आंसर को आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप ABCD को देखोगे तो आपको देख के क्या लग रहा है कि ऑल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये तो ठीक है, लेकिन यहां मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर का, है ना। तो ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट का भी तो आइटम हो सकता है ना, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहां पे कहता ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो ऑल रिसीप्ट ऑल कैश रिसीव, लेकिन यहां ये मेंशन तो नहीं है ना वो पैसा इस साल का है कि अगले साल का है। सारे उधार बाकी, लेकिन कौन से ईयर का, इसमें ईयर मेंशन नहीं हुआ। इसमें कहता है जी सारे कैश और सारी उधारी, लेकिन यहां भी इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर का, क्योंकि मुझे तो करंट ईयर का लिखना है ना। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि इसका आंसर राइट क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्त, कैश बुक और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये दो अकाउंट ही क्यों होते, फिर एक अकाउंट में ही काम चल जाता ना कोई तो डिफरेंस होगा। मतलब ये तो हो नहीं सकता। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर कैश बुक, कुछ हद तक ये पॉसिबल है, देखते हैं आगे और पढ़ के, है ना। तो हो सकता है इसका आंसर बी हो जाए, पहले देखते हैं। Receipt and payment account is maintained by non-trading concern when cash book is maintained by a trading concern. Receipt and payment account तैयार हो सकता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग एनपीओ की तरफ से एक रिसीप्ट एंड पेमेंट तैयार होता है, हाँ बिल्कुल। जबकि कैश बुक जो है ना वो मेंटेन होता है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एकदम परफेक्ट इसका आंसर हो सकता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर बिफोर कैश बुक, नहीं, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर कैश बुक। देखो, कैश बुक चूंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं करता, ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा, तो कैश बुक के बाद हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे नहीं, छोड़ दो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की तरफ से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एनपीओ तैयार करता है, जबकि कैश कौन तैयार करता है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नंबर, विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, कौन सा क्रम इसमें से सही और साथ ही साथ उचित, सही भी होना चाहिए और उचित भी होना चाहिए, पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले। कैश बुक, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद बैलेंस शीट। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद ही बैलेंस शीट बनता है। मतलब यही क्रम जो है वो आपको ठीक लग रहा है, एक बार देख लेते हैं और आगे पीछे, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ट्विस्ट होता है, कुछ और घुमा देगा तो फिर आप फंस जाओगे, कहोगे सर ने गलती बता दिया। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक नहीं, ये तो गलत हो गया यही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद रिसीप्ट एंड पेमेंट, नहीं सर, पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट बनता तो इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी गलत है। नन ऑफ दिस तो कर होगा नहीं, मतलब करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 20, जो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा, कहता हाउ मच एन अमाउंट, how much an amount will be shown in income and expenditure account in the following cases। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट शो करेंगे, ध्यान रखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने बार बार पढ़ा, करंट ईयर के इनकम को लिखते हैं, ध्यान रखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हो, रिसीवेबल हो, पेड हो या पेबल हो। दे चुके, देना पड़ेगा, मिल चुका है या मिलने वाला है, लेकिन वो होना कब का चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए। तो आपको ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेशनरी, ये इंग्लिश में मिसिंग है, यहां से देख लोगे। स्टेशनरी के लिए लेनदार और स्टेशनरी का स्टाफ लिखा है, स्टॉक होगा, ठीक है ना। देखो, स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी,
ये ओपनिंग रेट है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग रेट हो गया और ये वाला आपका क्लोजिंग। तो इसका मतलब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा ना, ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसके बाद ये है क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक, यानी ये हो गया आपका ओपनिंग क्रेडिटर, ये हो गया आपका क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और दिया, ड्यूरिंग द ईयर 9-10 मतलब करंट ईयर, इस वर्ष के दौरान पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट मेड मतलब होता पैसा दिया हमने, तो पैसा दिया मतलब खरीदा। इसका मतलब कि ये जो 60,000 आप देख रहे हो, ये क्या है आपके लिए? परचेज है, परचेज। चलिए, डिटेल तो हमने जान लिया, चलो अब निकालते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप ऐड करोगे परचेज, ओपनिंग स्टॉक इसमें से कितना है? ये 3,000, परचेज कितना है? 60,000, माइनस करोगे आप इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है जो आपने पहले भी निकाला है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें है आपका, क्लोजिंग स्टॉक 3,200। अब इसका काम हो चुका, इसका काम हो गया, इसका काम, ये दो चीजें बची है ना, क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्रेडिटर। इसके पीछे लॉजिक समझना आप। देखो, ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब 8,000 रुपए का ओपनिंग क्रेडिटर्स, आप इसे लेस करोगे, घटा दोगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर जो 6,000 का है, आप उसको इसमें ऐड कर दोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करोगे, प्लस माइनस करोगे तो इज इक्वल टू 57,800 कैलकुलेट होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सर, ये क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर को हमने प्लस माइनस क्यों किया? याद रखना, अब इसकी लॉजिक समझाता हूं आपको। देखो, ओपनिंग क्रेडिटर को हमने माइनस किया, क्यों? सपोज करो कि आज साल का पहला दिन है, सपोज करो आज साल का कौन सा दिन है? पहला दिन है। पहली ही दिन जैसे ही आप मेरे क्लास में आए, एंट्री किए, और हमने कहा कि यार अपना पैसा दो, मुझे फीस दो, इसका मतलब है कि ये फीस मैं आपका कब का मांग रहा हूं? पिछले साल का मांग रहा हूं ना, या पिछले महीने की मांग रहा हूं ना। इसका मतलब वो इस साल का तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि वो स्टॉक हमने कंज्यूम कब किया होगा? पहले कभी किया होगा। इसलिए ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब है कि उससे कंज्यूम हमने कब किया, परचेज हमने कब किया? लास्ट ईयर। इसका मतलब उसको माइनस कर दो। और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड इसलिए करो क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब होता है कि महीने के लास्ट में मैं अगर कहता हूं आपसे कि भाई अपना ट्यूशन फीस दो, इसका मतलब है कि मैं करंट ईयर का ही तो ट्यूशन फीस मांग रहा हूं ना। इसका मतलब है कि परचेज हमने कब किया? इसी साल की है ना। इसलिए आप क्लोजिंग को क्या करोगे? प्लस, और ओपनिंग को करोगे माइनस। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस। डोनेशन अगर हमने स्पेशल पर्पस के लिए दिया तो हम उसे स्पेशल डोनेशन कहते हैं। देखो, अगर डोनेशन की बात करोगे तो एक होता है हमारा जनरल डोनेशन, और हमारा दूसरा होता है
स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन हमेशा रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में हम दिखाते हैं। जबकि स्पेशल डोनेशन जो है ये हमेशा हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस के लिए किया गया डोनेशन होता है। तो हमारा लायबिलिटी इज अ बर्डन है हमारे लिए एक तरह का। अगर सर जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन, कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा है सर डोनेशन, तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा हम उसे जनरल डोनेशन ही उसे हम ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है इन सब में। कहता है डोनेशन रिसीव, लेकिन वो स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट पॉसिबल। शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, शैल शोन इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन सा होगा? बी। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 22 इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बार बार हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ इनकम ज्यादा है और खर्चा कम, तो ऐसे में हम उसे क्या कहते हैं? तो इस हर हाल में हम उसे सरप्लस कहते हैं। यानी जहां आप प्रॉफिट यूज करते थे वहां उसी के रिप्लेसमेंट में आप सरप्लस यूज करोगे, और जहां आप लॉस यूज करते थे, हानि यूज करते थे, वहां आप डिफिशिएट यूज करोगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता आपसे लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इज शोन एज। लाइफ मेंबरशिप फीस हमने पहले भी पढ़ा, लाइफ में कोई भी ऐसा इनकम जो लाइफ में कोई एक बारी ही मिलेगा, मतलब कि वो कौन सा रिसीप्ट है? तो वो कैपिटल रिसीप्ट है, जो हमेशा कहां शो होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो इसका सही आंसर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड यानी बैलेंस शीट, ये बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 23 के बाद आज का ये सेकंड सीरीज आज हम समाप्त करते हैं इसी संध्या के साथ कि फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। अगर हमारा ये प्रयास, हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है।